नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़े थे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए इसने क्या दिया था, आइंस्टाइंस इक्वेशंस दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था अभी देखिए, इसने क्या माना, देखो हमको पता है कि फोटॉन्स क्या होता है, फोटोन द पैकेट ऑफ एनर्जी। इसने बताया कि एक फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वन फोटोन इजेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर एक फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है तो कैसे बाहर निकाल सकता होगा। मान लेते हैं कोई मेटल सरफेस है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस पे लाइट गिर रहा है इन टर्म ऑफ फोटोन। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, हमने पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू एच म्यू। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन का, इस फोटॉन्स का एनर्जी जो एच म्यू था वो दो भागों में बढ़ चुका था, E इक्वल टू एच म्यू। एक भाग तो यूज हुआ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एक भाग यूज हुआ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिसको नाम दिया गया वर्क फंक्शन, और दूसरा पार्ट एनर्जी का यूज हुआ उसको आगे चलाने के लिए, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। लिख लीजिए इसमें, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज यूज्ड in eject the electron and move the electron. Eject the electron and move the electron. One part of energy is used to eject the electron from the metal surface. Eject the electron from the metal surface called work function. वर्क फंक्शन को हम फाई से लिखते हैं, कॉल्ड वर्क फंक्शन। एंड रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन। यानी हम देख सकते हैं, अगर मेरा एनर्जी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कितना है, एच म्यू, दो भागों में बटा, एक भाग यूज हुआ उसको बाहर निकालने के लिए जिसका नाम था वर्क फंक्शन, दूसरा भाग यूज हुआ उसको चलाने के लिए, यानी हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि हाफ एम वी स्क्वेयर का वैल्यू कितना होगा, मैं लिख सकता हूँ एच म्यू माइनस 5। ठीक है, यानी ये क्या है आपकी, इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। और फाई क्या है, देखो एनर्जी का पार्ट है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो फाई को क्या लिख सकते हैं, ये वो कम से कम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एच म्यू नोट से। म्यू नोट क्या है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो यूज होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फाई इज इक्वल टू एच म्यू नोट, पुटिंग द वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ एच म्यू माइनस म्यू नोट। तो दिस इज द आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, कैसे ये इक्वेशन, इस इक्वेशन ने फोटो इलेक्ट्रिक लॉज को एक्सप्लेन किया। तुम्हारे जो फोटो इलेक्ट्रिक लॉज थे, फर्स्ट लॉ ये था, क्या था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लिखो कैसे एक्सप्लेन किया इसने, लिखिए, व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट नंबर ऑफ फोटोन आर आल्सो इंक्रीज and number of photo electron ejected per second is also increase. So current is also increase. तो पहला पॉइंट ये था कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए उससे क्या होगा,
उससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो प्रोटॉन्स थे वो इंक्रीज हो रहे हैं, और इसने बताया कि एक प्रोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। अगर प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड भी क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो उसने एक्सप्लेन किया पहले पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट इसने यूज किया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी बट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। तो इस फार्मूले से देखिए पता चल रहा है मेरे को कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द इक्वेशन, नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is depends upon frequency of light, ये प्रूव हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था कि एक कम से कम फ्रीक्वेंसी थी जिससे पहले फोटो इफेक्ट होता ही नहीं था, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में कि मेरा लाइट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कि जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो जो मेरा एनर्जी का जो आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी, वो आंसर होगा नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट ए पॉसिबल। अगर म्यू की वैल्यू मैं इससे कम कर देता हूं तो आंसर नेगेटिव का रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो ये था थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशंस। फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट ये था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब बहुत कम टाइम में हो रहा था। इसको कैसे एक्सप्लेन किया फोर्थ पॉइंट को? इसने ये बताया कि जो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, यानी इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। एक कंप्लीट एनर्जी फोटॉन्स का किसको मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है। तो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप कर जाएगा हाई एनर्जी के अंदर और सरफेस से ही क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। तो लिखिए इस पॉइंट को, द कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज perfectly elastic, so there is no loss of energy, and electron immediately ejected from the metal surface, ओके। ये था अभी आपका व्हाट इज द आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक हमने किया था, उसके आगे करते हैं। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किया था मैंने, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी? एच म्यू इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके, एच म्यू इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर मैं देखूं यहाँ पे ले जाके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस 5 लिख सकता हूँ। और हम लोगों ने देखा था कि 5 इज द वर्क फंक्शन, जो कि एनर्जी का ही पार्ट है। इसको मैं एच म्यू नोट लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। ओके, तो म्यू को इन टर्म ऑफ सी और लेमडा में कैसे लिख सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच बाई सी बाई लेमडा नोट। लेमडा नोट क्या है? तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ है। तो कैसे लिखोगे? लेमडा नोट क्या है यहाँ पे? वेयर लेमडा नोट इज, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां से C को कॉमन निकाल लीजिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी कॉमन आ रहा है, तो बच गया 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नोट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सॉरी दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्लासिकल थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट थे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूव नहीं हो पाए, तो हम दो तरीके से कराएंगे। पहले बताएंगे क्लासिकल थ्योरी क्या बोलता है, फिर बताएंगे जो भी मॉडर्न फिजिक्स क्या बोलता है। देख लीजिए, पहला पॉइंट डालिएगा इसका। पहला पॉइंट डालिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन पहला पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट इट इज प्रूव्ड दैट पहला पॉइंट पढ़ते हम, देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट इट इज प्रूव्ड दैट, इट इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन does not depend upon intensity of light, does not depend upon intensity of light, but depend upon frequency of light, but depend upon frequency of light। जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ये बोल रहा है क्लासिकल थ्योरी। लेकिन हमने प्रूव क्या किया है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो पहला पॉइंट उसका गलत साबित हुआ। सेकंड पॉइंट डालिए, क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर फ्रीक्वेंसी पे हो जाता है, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर होता है, जिसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे पॉसिबल नहीं है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, बट इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट does not start below threshold frequency, photoelectric effect does not start below threshold frequency। ओके, थर्ड पॉइंट ले लिए। थर्ड पॉइंट है क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉन्स लाइट डलने में और इलेक्ट्रॉन्स निकलने में टाइम लगता है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है इट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन टेक सम टाइम फॉर इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स टेक सम टाइम फॉर इजेक्शन, बट इट इज प्रूव्ड दैट it is a instantaneous process, it is a instantaneous process। तो जो हमें पढ़ा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसको प्रूव नहीं कर पाया। ओके, दीज आर द पॉइंट्स।
नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस। मतलब क्या है? रेडिएशंस हैविंग वेव कैरेक्टर, तो पता ही हमको एक चीज और पता चली है कि रेडिएशन आल्सो हैविंग द पार्टिकल नेचर। ओके, अभी हमने देखा था कि फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहा था इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा था, यानी फोटॉन्स बिहेव लाइक ए पार्टिकल्स। तो किसका पार्ट है फोटॉन्स? पार्ट ऑफ रेडिएशन, इट ए पार्ट ऑफ एनर्जी। तो कैसे हम बताएंगे कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है? राइट कीजिए, रेडिएशन हैविंग ड्यूल कैरेक्टर, रेडिएशन हैविंग ड्यूल कैरेक्टर, इट इज ए वेव, इट इज ए वेव एज वेल एज पार्टिकल, इट इज ए वेव एज वेल एज पार्टिकल। वो वेव तो है ही, साथ में क्या है? पार्टिकल भी है। कुछ टॉपिक हैं जो बताते हैं कि ये वेव नेचर शो करता है, कुछ बताते हैं ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। लिख लीजिए, फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन एटसेट्रा शो द wave nature of radiation, show the wave nature of radiation, and some phenomena like photoelectric effect, अभी मैंने किया था photoelectric effect, Compton effect etc. show the particle nature of a light, show the particle nature of a light। तो प्रूव करता है हमको कि लाइट हैविंग द ड्यूल कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली थ्योरी ऑन ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली थ्योरी ऑन ड्यूल नेचर ऑफ ए पार्टिकल। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि पार्टिकल आल्सो हैविंग ड्यूल कैरेक्टर। लिख लीजिए, देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, according to de Broglie, every moving matter associate a wave with it, associate a wave with it called matter wave, associate a wave with it called matter wave। क्या नाम दिया उस वेव को? मैटर वेव। इसने बताया कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव चलता है, नाम है मैटर वेव। आगे लिखिए, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज कितना था? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। इसने उसका क्या दिया? वेवलेंथ भी दिया। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। इसको प्रूव करते हैं। देखिए, लिखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन क्या था? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। हमारे पास होता है रिलेशन, फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स ने क्या बोला था कि E इज इक्वल टू एच म्यू होता है इन टर्म ऑफ फोटॉन्स एनर्जी। E इज इक्वल टू एच म्यू। दोनों एनर्जी हैं, ठीक है, दोनों को क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसको रब कर देता हूं यहां पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए, मैं लिख सकता हूं इसको एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब म्यू क्या है? इसको लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ लैम्डा, सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ इसको सोल्व करूँ और लैम्डा निकालूँ यहाँ से, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? लैम्डा कितना आएगा? लैम्डा आएगा h बाई एम सी। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हर पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर तो हो नहीं सकता, हर पार्टिकल का स्पीड इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए लाइट। तो मान लेते हैं लेट v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ ए
पार्टिकल। पार्टिकल का स्पीड v है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। ओके, तो ये था अभी आपका व्हाट इज द डी ब्रोगली थ्योरी ऑन ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल भी वेव नेचर रखता है। है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लोगों ने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमारे पास एक आंसर आया था। क्या था कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी। वी क्या था वहाँ पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी नोट। एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से क्या मैं v निकाल सकता हूं? देखिए, फ्रॉम फर्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इसको e v 2 बाई m अंडर द रूट। ओके, तो इसको सेकेंड में पुट कर देते हैं। पुट इन सेकेंड। सेकेंड में लैम्डा का वैल्यू कितना होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m। v कितना है? v है अंडर द रूट 2 e v बाई m। ये स्मॉल v वेलोसिटी के लिए है, कैपिटल V पोटेंशियल के लिए है। तो इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू h अंडर द रूट 2 m e v। This is the wavelength of electron. This is the wavelength of a electron. अगर इसका वैल्यू पुट किया जाए, इसको रब करते हैं। अगर इसका वैल्यू पुट करें, what is the value of h? लैम्डा इज इक्वल टू h का वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19 और v पता नहीं कितना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू हमारे पास आएगा 12.27 अंडर रूट v इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यानी इसको लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। This is the wavelength of electron. This is the wavelength of a electron.